हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी, केशव भानु क्लासेज। तो लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था नर्वस सिस्टम। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके साथ साथ आप एक साथ में बुक भी रखिए ताकि जितना मैंने पढ़ाया वो आप थोड़ा सा बुक में लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर पढ़ सकें। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा और थोड़ा आपको याद वाला भी चैप्टर है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद करिएगा, गलत बिल्कुल भी याद मत करिएगा वरना आपको लॉस हो सकता है। पीछे अगर कोई वीडियो नहीं देखा है, नर्वस सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो पहले जाकर वो नर्वस सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत ये उससे रिलेट करेगा। ठीक है, कई चीजें आएंगी बीच बीच में जो वहां से अब सीधा मैं बोलूंगा आप मैंने पढ़ा दिया है। तो पहले आप नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ में अगर वीडियो लाइक्स में पसंद आ जाए तो शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले बात करें, देखो हमने पीछे पढ़ा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या था भाई, जितने भी हमारे ऑर्गन है, जितने भी हमारी सेल्स है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो फिर हमें इस सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमें इसकी आवश्यकता हुई भाई, एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर एक होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो प्रत्येक सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल है, अरबों खरबों सेल है, तो हर एक सेल को कंट्रोल नर्वस सिस्टम नहीं कर सकता। तो वहां पर आकर नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। इसके लिए हमें एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों इसकी नीड है एंडोक्राइन सिस्टम की। तो देखिए कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की सभी सेल्स पर कंट्रोल न कर पाने के कारण एक विशेष प्रकार के रासायनिक समन्वय यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और इस तंत्र को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यानी मेनली जहां पर तंत्रिका तंत्र वर्क नहीं करेगा वहां पर कौन वर्क करेगा, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम वहां पर कंट्रोल करेगा, उस सेल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका जो स्टडी अपन करते हैं साइंस की ब्रांच के अंदर, इसकी स्टडी करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की या एंडोक्राइन सिस्टम की, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे बायोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, ठीक है, न्यूरोलॉजी है, तो उसी तरह से क्या होता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब हम इस ब्रांच के अंदर, ये साइंस की ब्रांच है, उस ब्रांच में हम किसकी स्टडी करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, तो बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का करेंगे या बोल सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का करेंगे। क्लियर। फिर बोला कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, किसने सबसे ज्यादा इस पर काम किया है, एंडोक्राइन सिस्टम पर सबसे ज्यादा काम किसने किया है, फादर कौन है, तो बोलेंगे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है वो है हमारा थॉमस एडिसन। किसको माना गया है, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी माना गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये नाम ध्यान रखना क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन के अंदर आ रखा है ये थॉमस एडिसन। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर। फिर आओ देखो ग्लैंड्स, अब यहाँ पर लिख रखा है मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होती है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां, नाम सुना होगा आपने ग्रंथियां। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड्स, हिंदी में कहते हैं ग्रंथियां। ग्लैंड्स क्या होती है, तो बोलेंगे स्त्रावी कोशिकाओं का समूह है। क्या है, स्त्रावी कोशिकाओं का समूह है। ग्रुप ऑफ सीक्रेट सेल, यानी ऐसी सेल जो कुछ ना कुछ क्या करे, सीक्रेट करे, कुछ ना कुछ स्तरण करे, कुछ ना कुछ बाहर निकाले, उसको बोलते हैं स्त्रावी कोशिकाएं। तो ग्रंथियां क्या होती है, बहुत सारी स्त्रावी कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं भाई, ये क्या बन गया हमारा ग्लैंड्स, यानी ग्रंथियां बन गई। ठीक है, तो स्त्रावी कोशिकाओं का समूह है। अब हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्लैंड प्रेजेंट है। कितने प्रकार की, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। द फर्स्ट इज बहिस्त्रावी ग्रंथि, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्त्रावी ग्रंथि। दूसरी आती है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरी आती है मिश्रित ग्रंथि, यानी कि मिक्स ग्लैंड। क्लियर। पहला कौन सी होगी, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि,
दूसरी हो गई एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी हो गई मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड। अब बहिस्रावी ग्रंथि होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नलिका, यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, डक्ट प्रेजेंट होगी। जैसे मान लीजिए ये बहिस्रावी ग्रंथि है और यहाँ पर इसकी क्या प्रेजेंट होगी, डक्ट, नलिकाएं प्रेजेंट होगी। इस नलिका के थ्रू जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो अपनी जगह जाएगा। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि कैसी होगी भाई, नलिका युक्त होगी, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होगी, नलिका विहीन होगी, यानी इसमें कोई भी नलिका नहीं होगी। ये जो अपना प्रोडक्ट होता है उसको सीधे किसमें ट्रांसफर करेगी, ब्लड में ट्रांसफर करेगा। किसमें ट्रांसफर करेगा, ब्लड में। जबकि ये वाली अपने प्रोडक्ट को यानी जो भी ये निकाल रही है उसको सीधा ब्लड में नहीं भेजेगी, उसको पहले किसमें भेजेगी, नलिका में भेजेगी, और नलिका उसको लेकर जाएगी अपने जो भी उसका टारगेट होगा वहां पर लाकर उसको छोड़ देगी। लेकिन ये क्या करेगी, सीधा इससे निकला, जैसे मान लीजिए ये आपके बहिस्रावी हो गई और ये अंतःस्रावी। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधा किसमें ट्रांसफर होगा, ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सीधा किसमें जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। कोई भी यहाँ पर आपको नलिका देखने को नहीं मिलेगी अंतःस्रावी ग्रंथि में। ठीक है, और जो मिश्रित ग्रंथि है ये तो दोनों ही है, नाम ही इसलिए रखा है मिक्स ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी की तरह भी काम करेगी और अंतःस्रावी की तरह भी काम में करेगी। अब जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो अपना प्रोडक्ट क्या निकालती है, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथि से जो प्रोडक्ट निकलता है, जो भी उत्पाद निकलता है, जो भी सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। नाम सुना होगा आपने एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि जो प्रोडक्ट निकालती है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम हार्मोन। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथि में दोनों निकलेंगे, कुछ एंजाइम भी निकलेंगे और कुछ हार्मोन भी निकलेंगे। इसका अगर आपसे एग्जांपल पूछे, मिश्रित ग्रंथि का एग्जांपल बताओ, तो बोलेंगे अग्नाशय, पैनक्रियास। पैनक्रियास है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, जैसा हमने पढ़ रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और एंडोक्राइन सिस्टम में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगी और एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगी। तो इसको बोल दिया हमने मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। और बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जांपल देखिए, लीवर, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूं डाइजेशन के अंदर, आप वहां जाकर लीवर को पढ़ सकते हैं आराम से। सैलाइवरी ग्लैंड वहां हो चुकी है डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे दोनों कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसमें हमने क्या बोला था, एंजाइम, एंजाइम यहाँ बोला था टाइलिंग एंजाइम। ठीक है, एंजाइम निकालती है। और इसके अलावा ये होती है अश्रु ग्रंथियां, जो हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, या जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अश्रु ग्रंथियां। कौन निकालती है, अश्रु ग्रंथियां निकालती है। इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कभी किसी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा था कि क्या क्या होता है अश्रु ग्रंथियों के अंदर। ठीक है, तो मेन ये दो ही है, लीवर और सैलाइवरी, ये दोनों डिस्कस हो चुकी है डाइजेशन के अंदर। क्लियर, तो इसको अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। अपना फोकस अब किस पर रहेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि पर रहेगा। कैसी होती है, नलिकाविहीन होती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है जो निकालती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है साहब, थोड़ी बात करेंगे अपन हार्मोन की। ठीक है, कि हार्मोन अपन बार बार वर्ड यूज में लेंगे आगे, कि ये हार्मोन निकला है, ये हार्मोन निकल रहा है, ये इस हार्मोन से ये होता है, इस हार्मोन से ये होता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या होते हैं। ठीक है, किसको अपन हार्मोन बोलेंगे, तो देखिए हार्मोन क्या होते हैं, तो यह एक रासायनिक पदार्थ है, यानी केमिकल मैटर है या केमिकल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट होता है, एक आप मान लीजिए हार्मोन क्या है, केमिकल है, केमिकल निकल रहा है, सेल से क्या निकल रहा है, केमिकल। तो केमिकल प्रोडक्ट है कौन, हार्मोन। दूसरा, हार्मोन का जो ग्रीक भाषा में जो अर्थ है, जो मीनिंग है हार्मोन का, उसका मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी टू एक्साइट, उत्तेजित करना। किसी भी चीज को एक्साइट करेगा कि आप अब ये चीज निकालो, अब आप ये चीज निकालो। ठीक है, ये काम होता है किसका, हार्मोन का। इसे प्राथमिक सूचना वाहक यानी कि प्राइमरी मैसेंजर या फिर रासायनिक संदेश वाहक यानी कि केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है, ये सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक सूचना वाहक यानी प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर। क्लियर, ये सीधा आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा कि प्राथमिक सूचना वाहक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा में लगा रखा है, प्राथमिक सूचना वाहक किसे कहते हैं, हार्मोन को कहते हैं, या रासायनिक संदेश वाहक किसे कहते हैं, हार्मोन को कहते हैं। क्लियर, फिर सर्वप्रथम जो खोजा गया हार्मोन था उसका नाम क्या था, सिक्रेटिन। क्या नाम था, सिक्रेटिन नाम था। इसका ये कब काम आता है, ये हमारा डाइजेशन में काम आता है। किसमें काम आएगा, डाइजेशन में काम आता है, पाचन के अंदर काम आता है कौन, सिक्रेटिन। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था, बोलेंगे सिक्रेटिन था। कौन सा था, सिक्रेटिन था। ठीक है, नाम ध्यान रखना, सिक्रेटिन।
हार्मोन क्या होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ये हार्मोन की क्वालिटी है, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ, तो बुखार हुआ, या आपको कुछ मान लीजिए जुकाम हुआ, तो जुकाम हुआ इसका मतलब आपके अंदर एक बैक्टीरिया या वायरस अंदर गया है जो आपके मतलब बॉडी को खराब कर रहा है। जैसा आप काम करना चाहते हो वैसा आप काम नहीं कर पा रहे हो, यानी कुछ ना कुछ वो डिफेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। जो वायरस या जो बैक्टीरिया हमारे अंदर गया है, जो हमारी बॉडी को ठीक से काम नहीं करने दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। हम आगे पढ़ेंगे, जब अपन इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा पूरा, तो अभी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, वो क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब उस एंटीजन को क्या करना है, हमें मारना है, यानी हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन को मारेगी। तो मारेगी जिस कारण हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और हम 7-8 दिन में वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको हमने क्या बोला, एंटीजन, और उस एंटीजन को किसने मारा, हमारी बॉडी ने मारा। लेकिन हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। यानी यूं नहीं है कि ये जब निकलेगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी इसको मारना स्टार्ट कर देगी, मारेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, नॉन एंटीजेनिक है। कैसा है, नॉन एंटीजेनिक है, हमारी बॉडी इसको नहीं मारेगी। अगर निकल रहा है, जैसे काम कर रहा है वैसे अपना काम करेगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है हार्मोन एंटीजेनिक होते हैं, सही है या गलत है, ये गलत है। हार्मोन कैसे होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम जो हार्मोन होते हैं, जो 90 to 95% जो हार्मोन हमें मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और बाकी जो बच गए वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं स्टेरॉइड्स के और फैटी एसिड के, यानी वसा अम्ल के बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं, स्टेरॉइड के और वसी अम्ल के। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारे हार्मोन अपन पढ़ लेंगे, तब मैं आपको पीछे एक टेबल बनाऊंगा जिसमें अपन बात करेंगे कौन कौन से प्रोटीन के होते हैं, कौन कौन से स्टेरॉइड वाले होते हैं और कौन कौन से वसा अम्ल वाले होते हैं, ठीक है। तो अभी आप केवल ध्यान रखिए कि मैक्सिमम हार्मोन अगर आपसे पूछे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। 90 से 95% प्रोटीन वाले होते हैं। बाकी बच गए वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं या तो होंगे वो स्टेरॉइड वाले या होंगे वो वसी अम्ल यानी फैटी एसिड वाले। अब जो हार्मोन है वो होते हैं दो तरह के, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील, यानी वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं, जो प्रोटीन वाले होते हैं। जो हार्मोन किसके बने हो, प्रोटीन के बने होते हैं, वो किसमें घुलते हैं, वाटर के अंदर, यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जो हार्मोन स्टेरॉइड के और वसा अम्ल के बने होते हैं या वसी अम्ल के बने होते हैं, वो किसमें घुले होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रोटीन वाले किसमें घुले होते हैं, जल में घुलनशील, और स्टेरॉइड या वसा अम्ल वाले होते हैं वो होते हैं फैट में घुलनशील, यानी कि वसा में घुलनशील, ठीक है। अब इसकी एक पूरी मैकेनिज्म होती है कि कैसे हार्मोन काम करता है, जल में घुलता है उसका क्या काम होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, और जो वसा में घुलता है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है, इतना आपके लिए बहुत है। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन वाले होते हैं वो जल में घुलनशील और स्टेरॉइड वाले वसा में घुलनशील, क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नॉर्मल जो बेसिक बातें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट ग्लैंड स्टार्ट हो रही है पीयूष ग्रंथि। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में बोले क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसका जो आकार है वो होता है मटर का जो दाना होता है ना, मटर का जो सीड होता है उस आकार की होती है। हमारे कहां पर होती है, दिमाग के अंदर होती है या ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। तो बोलेंगे इसका आकार कितना होता है, आकार होता है इसका मटर के दाने के आकार की होती है। कौन, पीयूष ग्रंथि, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, अब आपसे पूछेंगे वो कौन सी बोन के अंदर होती है और कौन सी गुहा के अंदर होती है, कौन सी कैविटी में होती है। तो स्फिनोइड बोन होती है। जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था उस समय बताया था स्फिनोइड बोन, इथेमोइड बोन, ठीक है। जो क्रेनियम की जो 8 बोन थी ना, उसमें एक बोन थी स्फिनोइड बोन। तो वहां मैंने नोट लगा के लिखाया था आपको कि स्फिनोइड बोन की सेरा टर्सिका नामक गुहा में यानी कैविटी में कौन प्रेजेंट होती है, पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम देखिए, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। पीछे डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे रूम का जो फर्श है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट बेस के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ कौन प्रेजेंट है, पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट है। तो बोलेंगे ये वाली जो बोन है जहां पर ये प्रेजेंट है उस बोन का नाम क्या है, स्फिनोइड बोन। और इस कैविटी जो एक स्पेस होगा यहाँ पर जिसमें ये प्रेजेंट होगी
उस कैविटी का नाम क्या है? तो बोलेंगे सेला टर्सिका नामक कैविटी है। क्लियर? दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, सेला टर्सिका नामक कैविटी और स्फिनोइड बोन। आकार पूछे तो मटर के दाने के आकार जितनी है। कहां पर होती है? हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे, यानी हाइपोथैलेमस से ये कनेक्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो दूसरी जितनी भी ग्लैंड्स है उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। तो ये दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर रही है, दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अभी आगे पढ़ेंगे कैसे ये कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो जितने हार्मोन निकालेंगे सारे के सारे दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। तो बोलेंगे इस ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कर रही है, यानी ये खुद कैसी हो गई? मास्टर ग्लैंड हो गई। तो बोला मास्टर ग्लैंड कौन है? पीयूष ग्रंथि है। अब ये पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाइए, थोड़ा सा बड़ा करके बनाइए, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर 3 पार्ट है। पीयूष ग्रंथि को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं पास डिस्टेलिस। आप पीयूष ग्रंथि को इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अपनी 4 अंगुलियों को इस तरह से आपस में जोड़ लीजिए। तो जो फर्स्ट हमारी जो फिंगर है वो क्या बताएगी? पार्स डिस्टेलिस। सेकंड बताएगी पार्स इंटरमीडिया और थर्ड बताएगी पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो तीनों अंगुलियों को जब आप जोड़ोगे तो सबसे पहले वाली जिसका पार्ट है इसका नाम बोलेंगे अपन पार्स डिस्टेलिस, फिर पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, सबसे पहले वाली ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पीयूष ग्रंथि का, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, जो फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस। दूसरा बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पर जो नाम है वो आपको इंग्लिश में ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। हिंदी में आप लिख सकते हैं जैसे पार्स डिस्टेलिस वैसे, लेकिन एक्चुअली में नाम इंग्लिश में ही है। तो 3 अंगुलियां हमारी, फर्स्ट वाली अंगुली जिसको बता रही है पार्स डिस्टेलिस, क्या नाम है इसका? पार्स डिस्टेलिस। दूसरा जो बीच में पार्ट है उसको नाम दिया गया है पार्स इंटरमीडिया, और जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब जो पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि। याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद हो जाएगा। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, इन दोनों को मिला के क्या बोला? एडिनोहाइपोफाइसिस। हिंदी में बोले तो अग्र पीयूष ग्रंथि। क्लियर? जो पीछे वाला पार्ट बच गया पार्स नर्वोसा, इसको बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी पश्च पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के हमने 2 पार्ट कर दिए, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि में कौन कौन आएगा? पार्स डिस्टेलिस आएगा और पार्स इंटरमीडिया आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि में कौन आएगा? पार्स नर्वोसा। इसका दूसरा नाम क्या है? तो बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर? अब जो एडिनोहाइपोफाइसिस है और न्यूरोहाइपोफाइसिस, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। ये होता है पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम। किसका नाम है? पीयूष ग्रंथि का आपसे पूछे दूसरा नाम या अनदर नाम क्या है? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है। कौन कौन आता है इसमें? इसमें आएगा एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में कौन कौन आएगा? पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। इसे और क्या कहते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि। इसका दूसरा नाम न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम एडिनोहाइपोफाइसिस। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। यह किसका नाम है? पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम है। क्लियर? थोड़ा सा 3-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीयूष ग्रंथि के बारे में जनरल बातें। अब आते हैं इसके कौन कौन से यह हार्मोन निकालता है। पीयूष ग्रंथि है वो कौन कौन से हार्मोन निकालता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए साहब, सबसे पहले हार्मोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पार्स डिस्टेलिस के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। 3 पार्ट किए थे, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहला आ रहा है, उसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन।
क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, ग्रोथ हार्मोन। और कई की किताब में लिखा होगा, आपको देखने को मिलेगा STH, ठीक है। कहीं की किताब में आपको देखने को मिलेगा STH। STH का मतलब होता है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। तो दोनों का नाम एक, मतलब काम एक ही है, ग्रोथ हार्मोन कह दो चाहे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कह दो। इसका काम क्या होता है? अस्थियों की लंबाई बढ़ाना। क्या काम है? अस्थियों की लंबाई बढ़ाना। जैसे हमारी जो हाइट बढ़ती है, छोटे होते हैं तो हम इतने से होते हैं, फिर इतने होते हैं, फिर इतने होते हैं, फिर इतने होते हैं, ठीक है। तो लगातार जो हाइट बढ़ रही है वो किस कारण से बढ़ रही है? तो बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन के कारण से बढ़ रही है। किस कारण से बढ़ती है? ग्रोथ हार्मोन के कारण से बढ़ती है। कई आपने देखा होगा, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की हाइट मीडियम होती है। तो वो सब किस कारण है? ग्रोथ हार्मोन के कारण है। किसी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है जिस कारण उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो उसकी हाइट छोटी हो जाती है। अगर लगभग बराबर सीक्रेशन हो रहा है, मतलब जितनी जरूरत है उतना हो रहा है, तो लगभग हाइट है वो आपके 6 फीट के आसपास होती है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? अस्थियों यानी जो बोन्स होते हैं उसकी लंबाई को बढ़ाना। क्लियर? दूसरा काम होता है, ये क्या करता है? हमारा जो ग्लाइकोजन है जिसमें अपन फूड को स्टोर करके रखते हैं, जो अपन फूड खा रहे हैं वो उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम स्टोर कर लेंगे किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करने लग जाता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने लग जाता है। यानी ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने लग जाता है। इसको बोलते हैं, जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज, शुगर बोलते हैं। शुगर के अंदर क्या करते हैं? ब्लड का टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर आपके ग्लूकोज ज्यादा आता है तो उसको क्या बोलते हैं? भाई आपकी शुगर ज्यादा आ गई या शुगर कम हो गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। यानी जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज आएगा या ग्लूकोज बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज हो गया, ठीक है। अब डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज किसके कारण हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण हो रहा है, या पिट्यूटरी से जो निकलने वाला हार्मोन है उसके कारण हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पिट्यूटरी डायबिटीज। क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी डायबिटीज। तीसरा काम क्या है? अंगों की वृद्धि करवाना, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन होते हैं, जो अंदर वाले ऑर्गन है, उसकी भी क्या कराता है? ग्रोथ करवाता है। पहले वो छोटे होते हैं, उसके बाद वे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अंगों की वृद्धि करवाना, यानी जैसे यकृत हो गया, अमाशय हो गया, इन सब की जो ग्रोथ हो रही है, जो बड़े हो रहे हैं, उनकी भी वृद्धि कौन करवाता है? ग्रोथ हार्मोन करवाता है, ठीक है। अब इसके कम निकलने से या इसके ज्यादा निकलने से कुछ रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर अल्प स्तरण हो, यानी कि हाइपोसिक्रेशन हो, अल्प स्तरण को बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, और अति स्तरण को बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। अगर अल्प स्तरण हो रहा है यानी हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, यानी ग्रोथ हार्मोन जितनी हमें जरूरत है उतना नहीं निकल रहा है, उससे कम निकल रहा है, तो भी कुछ रोग हो गए। और ग्रोथ हार्मोन है वो जरूर से ज्यादा निकल गया, जरूर से ज्यादा सिगरेट हो गया, तो भी कुछ अपने को डिजीज हो जाएगी, कुछ रोग हो जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का अगर अल्प स्तरण होता है, यानी कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक, जब बाल्यावस्था के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, या फिर इंग्लिश में बोले तो चाइल्डहुड के अंदर, यानी जब बच्चे होते हैं उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? वे कैसे रह जाएंगे? बौने रह जाएंगे, यानी उसमें क्या आ जाएगा? बौनापन आ जाएगा। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब? बाल्यावस्था के अंदर, ठीक है। फिर अगर वयस्क के अंदर कम हो गया ग्रोथ हार्मोन, यानी एडल्ट्स के अंदर कम हो गया, तो क्या आ जाएगा? एक रोग होता है, उसको रोग का नाम होता है सिमन्स रोग। क्या नाम है? सिमन्स रोग। अब इस रोग में क्या क्या होता है? जैसे हमारी स्किन है तो स्किन थोड़ी सी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारे डिजीज होते हैं। इसका अपना डिटेल में नहीं जाना है, केवल नाम ध्यान रखना है, सिमन्स रोग होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अल्प स्तरण होगा किसमें? वयस्क के अंदर तो होगा सिमन रोग, अल्प स्तरण होगा बाल्यावस्था के अंदर तो होगा बौनापन, यानी इसको बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। सेम तरीका, अगर ग्रोथ हार्मोन का अति स्तरण हो गया यानी हाइपर सिक्रेशन हो गया किसमें? बाल्यावस्था के अंदर, तो जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे अति वृद्धि हो गई है। हर चीज, जो हाथ पैर है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अति वृद्धि, यानी कि जाइगेंटिज्म। क्या बोलेंगे? जाइगेंटिज्म। और वयस्क के अंदर हो गया तो इसको एक रोग होता है, उसको बोलेंगे एक्रोमेगेली, जिसमें चेहरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा होने लग जाता है। जैसे खली देखा आपने, तो खली की तरह हो जाता है, इसको बोलेंगे अपने अतिवृद्धि, और इसमें हो जाएगा एक्रोमेगेली। लेकिन अगर बहुत ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा सिगरेट होने लग गया तो कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। तो
ध्यान रखना, अल्प स्त्रवण बाल्यावस्था वयस्कावस्था, अति स्त्रवण बाल्यावस्था वयस्कावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होगी, अतिवृद्धि होगी जाइगोटिज्म, और वयस्क में हो जाएगा एक्रोमेगैली रोग, और कभी कभी इसमें हो जाती है डेथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, जीएच हार्मोन। सेकंड देखिए हार्मोन आ रहा है, उसका नाम है टीएसएच, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हेडिंग डाल लीजिए टीएसएच। अब देखिए सेकंड आता है हमारे पास टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंग्लिश में बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलेंगे थायराइड प्रेरक हार्मोन। स्टिमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करेगा। तो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन हार्मोन, उसको निकालने के लिए प्रेरित करेगा कौन, टीएसएच। जब ये निकलेगा तभी थायराइड ग्लैंड है वो आगे थायरोक्सिन हार्मोन को निकालेगी, नहीं तो नहीं निकालेगी। तो इसीलिए इसको बोलता है, जैसे मैंने पीछे बताया था, मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जिस तरह से कंट्रोल कर रही है, अभी किसको कंट्रोल कर रही है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, कि जब टीएसएच निकलेगा तभी क्या निकालना है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। तो पहला दूसरा हार्मोन हो गया हमारे पास टीएसएच। तीसरा आता है एसीटीएच। एसीटीएच का पूरा नाम होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोफिक हार्मोन हिंदी में कह सकते हैं। ये क्या करेगा, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, आगे पढ़ेंगे, ये सारी पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड भी पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि को कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करती है कौन, एसीटीएच हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा कौन, करेगा एसीटीएच। टीएसएच क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी थायराइड ग्रंथि को थायरोसिन हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करेगा। एसीटीएच है वो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करेगा। 4 नंबर पर आता है हमारे पास एफएसएच। ये सारे कहां से निकल रहे हैं, अग्रपीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। ठीक है, 4th पर आता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरा नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में इसको बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्या बोलेंगे, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये क्या करता है, दोनों में स्रावित होगा, नर के अंदर भी होगा और मादा के अंदर भी होगा, यानी मेल में भी होगा और फीमेल के अंदर भी होगा। मेल के अंदर ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन को प्रेरित करेगा, जिस कारण इसके आगे क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ठीक है, जिस कारण यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पर्म। और मादा के अंदर ये क्या करेगा, जो ग्रेफिन पुट्टिकाएं बनती है, ये आगे पढ़ेंगे जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उस समय सारा आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है, ग्राफिन पुट्टिका क्या होती है, इसकी वृद्धि कैसे होती है और oogenesis कैसे होता है। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, नर के अंदर क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन को प्रेरित करेगा। ठीक है, शुक्र जनन करवाएगा। और मादा के अंदर यानी फीमेल के अंदर क्या करेगा, वो ग्रेफिन पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाएगा और oogenesis यानी कि अंड जनन को करवाएगा, अंड जनन को प्रेरित करेगा। ठीक है, ये वो काम होता है किसका, एफएसएच का। नेक्स्ट 5 नंबर पर आता है हमारे पास एलएच। एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर फीमेल के अंदर ये स्रावित हो रहा है तो उसको बोलेंगे एलएच, और अगर मेल के अंदर ये हो रहा है तो उसको बोलेंगे आईसीएसएच। इसको बोलते हैं इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन हिंदी में। ये क्या करेगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। तो फीमेल में क्या करेगा, ये जो ओवेरी होती है, कौन सी ओवेरी, ओवेरी से जो एग बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। तो अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा कौन, करेगा एलएच। अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा कौन, करेगा एलएच करेगा। फिर नर के अंदर ये क्या करेगा, नर के अंदर एलएच को क्या बोलते हैं, आईसीएसएच, इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वहां पर क्या करेगा, जो लीडिंग सेल होगी, एक सेल होती है टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कराने के लिए प्रेरित करेगा कौन, करेगा एलएच। ठीक है, तो जो दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको जो पीयूष ग्रंथि उसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड।
तो थोड़ा सा देखिए वापिस, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, IS का दूसरा नाम ICSH इंटरसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में क्या बोलेंगे LH, मेल में इसको क्या बोलेंगे ICSH। फीमेल में क्या कराएगा, अंडाशय से अंडोत्सर्ग कराएगा, और मेल में क्या कराएगा, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने को प्रेरित करेगा। जब ये LH जाएगा लीडिंग सेल पर तभी आगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो निकलेगा, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, LH का। ये वाला हो गया FSH, पहले ACTH और TSH, कितने हो गए, 5 हो गए। 2 और बचे हैं 6 और 7। तो 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आता है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PH, तो हेडिंग डाल दीजिए PH। 6 नंबर पर आता है हमारे पास PH हार्मोन। PH हार्मोन को बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या बोलेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करेगा, जो मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स की क्या कराएगा, एक तो ग्रोथ कराएगा यानी वृद्धि करवाएगा, और साथ में वहां पर क्या करेगा, मिल्क फॉर्मेशन का काम करेगा। कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ कराएगा, वृद्धि कराएगा, और मिल्क फॉर्मेशन के लिए काम करेगा। कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन है जो निकलते हैं किससे, पार्स डिस्टेलिस से। 3 पार्ट के अंदर, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। तो 6 हार्मोन तो कहां से निकल गए, पार्स डिस्टेलिस से निकल गए। फिर आता है हमारे पास पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाले हार्मोन, कि पार्स इंटरमीडिया से कौन कौन से निकलते हैं। तो पार्स इंटरमीडिया से केवल एक ही हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है MSH। क्या नाम है, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो मेलेनोसाइट सेल्स होती है हमारी स्किन के अंदर, सेल्स होती है मेलेनोसाइट सेल, वहां से क्या निकालेगा, मेलेनिन कणों को निकालेगा। क्या निकालेगा, मेलेनिन कणों को निकालेगा। और ये मेलेनिन के कण क्या होते हैं, त्वचा के रंग को गहरा करने में काम आते हैं। त्वचा के रंग को क्या करते हैं, गहरा करते हैं। आपने देखा होगा जब आप धूप में जाते हो तो आपकी त्वचा का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, यानी डार्क हो जाता है। और जब छांव में रहते हो या आप घर में रहते हो तो आपकी त्वचा का रंग फेयर होता है। ठीक है, तो जब आप धूप में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, मेलेनोसाइट है वो ज्यादा निकालता है क्या, मेलेनिन कण, जो आपके त्वचा में पूरे में फैल जाते हैं जहां जहां आपके धूप आती है। ठीक है, जिस कारण हमारे त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, काला, यानी कि गहरा हो जाता है। तो ये काम होता है किसका, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, जब भी आप सनलाइट के अंदर जाओगे, धूप में जाओगे, तो आप जो पार्ट आपका सीधे डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आएगा वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हल्का सा डार्क हो जाएगा, यानी कि गहरा हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गए पार्स इंटरमीडियस हो गया, पार्स डिस्टेलिस हो गया। तीसरा आता है हमारे पास पार्स नर्वोसा से स्रावित होने वाला हार्मोन। क्लियर, तो हेडिंग डाल लीजिए पार्स नर्वोसा से स्रावित होने वाले हार्मोन। पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनकी बात करते हैं। तो पार्स नर्वोसा से केवल 2 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो पहले उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जो फर्स्ट लाइन लिख रखी है यहीं पर प्रश्न बनता है कि पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी कि पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस कह दो या पश्च पीयूष ग्रंथि कह दो, तीनों एक ही बात है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि है वो किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, किसी भी हार्मोन का है वो निर्माण नहीं करती है, केवल क्या करती है, उनका सीक्रेशन करती है। ठीक है, यानी निर्माण कहीं और होगा और सीक्रेशन है वो कहीं और होगा। तो बोले निर्माण कहाँ होता है, तो इन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में होगा। तो पश्च पीयूष ग्रंथि ध्यान रखना, किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, केवल उनको क्या निकालती है, बाहर निकालती है। तो निर्माण कहाँ होता है बोले, तो निर्माण होता है वहां पर हाइपोथैलेमस के अंदर। क्लियर, हाइपोथैलेमस के अंदर वहां पर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक सेंटर और एक होता है पैरा वेंट्रिकुलर सेंटर। क्या क्या है, सुप्रा ऑप्टिक सेंटर और पैरा वेंट्रिकुलर सेंटर। सुप्रा ऑप्टिक सेंटर है वो निकालेगा ADH, सॉरी क्या बनाएगा, ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रोसिन। क्या नाम है, वैसोप्रोसिन। सुप्रा ऑप्टिक सेंटर में क्या बनेगा, ADH यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रोसिन। अब इसका जो काम है वो अपन एक्सेलेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ADH यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रोसिन कहां पर काम करेगा, बोलेंगे DCT पर काम करेगा। TCT, हेनले का लूप, DCT। तो DCT में क्या करेगा, वहां पर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जल का पुनः अवशोषण करने का काम करेगा। अगर ADH की कमी हो गई, ADH की कमी हो गई तो वाटर ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, यानी वाटर है वो हमारे यूरिन के अंदर ज्यादा आ रहा है, तो इस रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलेंगे,
डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर वाटर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बीसीटी में जल का अवशोषण करेगा, अगर एडीएच की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। बाकी मैंने डिटेल के अंदर वहां पर एक्सरेटरी सिस्टम के अंदर समझा रखा है, ठीक है। तो वहां देख सकते हैं आप डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट आओ यहाँ पर पैरावेंट्रिकुलर सेंटर, ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या कराता है, मिल्क को सीक्रेट करने का काम करेगा, यानी मिल्क निकलेगा किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, और मिल्क बनाएगा कौन, प्रोलैक्टिन, जो पीछे बढ़ा था। तो दोनों अलग अलग है, मिल्क बनाने का काम किसका है, तो बोलेंगे प्रोलैक्टिन का है। मिल्क को निष्कासित करने का यानी सीक्रेट करने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का है, ठीक है। इसके साथ ये क्या करेगा, प्रसव के समय काम करेगा, कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव के समय निकलेगा कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दो काम करेगा, एक तो मिल्क सिक्रेशन का और दूसरा प्रसव के अंदर। ऑक्सीटोसिन और एडीएच काम करेगा जल के अवशोषण में। अगर एडीएच की अगर कमी हो जाती है तो रोग हो जाएगा जिसका नाम होगा डायबिटीज इंसिपिडस। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान रखना मोस्ट पहले फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीयूष ग्रंथि है वो किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, केवल क्या करती है, उन हार्मोन को सीक्रेट करती है। निर्माण कहां पर होगा, बोलेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक हो रहा है हाइपोथैलेमस वाला, वो थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यानी कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा था हमने, पीयूष ग्रंथि को क्या बोला था, मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये दूसरे जो ग्लैंड होती है उनको कंट्रोल करने का काम कर रही थी, इसलिए इसको क्या बोला, मास्टर ग्लैंड। लेकिन अब पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पीयूष ग्रंथि कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो ये क्या हो गया, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्लैंड है उसके ऊपर भी कौन है, हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हमारा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स। अब हाइपोथैलेमस से निकलते हैं दो हार्मोन, एक होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हिंदी में बोलते हैं मोचक हार्मोन या प्रेरक हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन या इसको बोलते हैं निरोधी हार्मोन, ठीक है। पहला हो गया स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि प्रेरक या फिर मोचक हार्मोन, दूसरा हो गया इनहिबिटरी हार्मोन यानी निरोधी हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहां पर वर्क करेंगे, तो बोलेंगे पीयूष ग्रंथि पर वर्क करेंगे। कहां पर करेंगे, पीयूष ग्रंथि पर काम करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा कहां पर, पीयूष ग्लैंड पर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा और उसको हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करेगा। तो पहले हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगी अलग अलग हार्मोन। तो जब तक ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड आगे हार्मोन नहीं निकालेगी। अगर हाइपोथैलेमस ने निकाल दिया इनहिबिटरी हार्मोन, तो इनहिबिटरी हार्मोन का काम क्या होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन स्रावित करने से रोकेगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हाइपोथैलेमस। इसी के साथ पीयूष ग्रंथि भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, शबा खैर।